90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती। दोस्तों, श्रोताओं, साथियों को आदाब। आप सब सुन रहे बनी किसान रेडियो बस्ती और हम हैं आपके दोस्त गुरु लेके आ चुकल बनी जानकारी के नित नया खजाना। वहीं में एक खजाना आज भी लेके आ रहा बानी हम पूरे 1 घंटा तक आप सबके बतलावे के खातिर। चल रहल बा भोजपुरिया संगीत प्रोग्राम जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हम तो आ चुकल बानी आप सबके खातिर जानकारी के खजाना में लेके अपने बस्ती जनपद के उस सगरो सुने वाले किसान भाई के लिए ये मौसम जो चल रहल बा खरीफ फसल के बारे में, इमन शुरुआत कहाँ से कइल जाला। बहुत सगरो किसान ऐसन बाड़े की उ जानकार बाटे, लेकिन अपने आस पड़ोस के लोगन के वो कतई बतावे के तैयार नहीं होले। और यही लिए आज हम अपने किसान रेडियो बस्ती के माध्यम से अपने स्टूडियो में बुला चुकल बानी बस्ती जनपद के कृषि भूमि संरक्षण एक पद पे आसीन बाड़े अपने जिला में। स्टूडियो में डॉक्टर दलवीर जी हैं और डॉक्टर कविता जी। आज हम इनसे बहुत सारा बात भी करब और का करे के चाहिए अपने एक खेती की शुरुआत करे के खातिर। तो सबसे पहले हम आप सबके लिए चलता नहीं उनसे मिलवाता नहीं। स्वागत बा डॉक्टर साहब। और ये प्रोग्राम जो चल रहा बा भोजपुरी संगीत के माध्यम से हम अपने श्रोताओं के बहुत सगरो चीज बतावत रही, नई नई जानकारी दे और साथ ही मनोरंजन भी हम करवाते रही। तो सबसे पहले तो स्वागत बा ये प्रोग्राम में आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद किसान रेडियो बस्ती और किसान भाइयों। मैं डॉक्टर दलवीर यादव भूमि संरक्षण विभाग से हूँ। किसान भाइयों, ये समय जो है खरीफ का समय चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कृषि वर्ष जो होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 1 मई तक चलता है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहल चाह कि अपने बस्ती के श्रोता लोग बाड़े एक पहले भी आपके सुन चुकल बाड़े अपने 90.4 FM पर, और यहाँ जानकारी के एक नया खजाना के तौर पे हम प्रस्तुत कर रहे बानी इस सगरो श्रोता के खातिर। शुरुआती जो आप बताओ गए कि 1 जून से ये शुरू होला खेती के चरण का पहला कदम। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोगों का जीवन 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला बचपन होता है, दूसरी जवानी, तीसरा बुढ़ापा। उसी प्रकार से हमारी कृषि को भी 3 भाग में बांटा गया है जी। पहला खरीफ सीजन होता है, दूसरा रबी है, उसके बाद जायद। तो जैसा कि जवानी की बात की जाए तो यही जो अभी का समय चल रहा है, मतलब खरीफ का जो समय है, यही हमारे खेती का जो है जवानी का समय है। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा देखभाल आपको इसी खरीफ में करने की ज़रूरत है। मैं खरीफ की तैयारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, सबसे बड़ा जो पहला बिंदु है वो है भूमि प्रबंधन। जी। हम लोग किस प्रकार से भूमि को उसका प्रबंधन करें कि हमें आगे चल के उत्पादन बहुत अच्छा मिले। किसान भाइयों, जहाँ तक भूमि प्रबंधन की बात की जाए, सबसे पहले बात आती है खरीफ जुताई की। जी। किसान भाइयों, आप किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से ज़मीन की 15 सेंटीमीटर मिट्टी को 2 से 3 बार उस हल को चला दीजिए। होता क्या है, जब आप मिट्टी पलटने वाले हल को चलाते हैं अपने खेत में, तो बड़े बड़े से ढेले के रूप में खेत में जो है जुताई हो जाती है। किसान भाइयों, जब बड़े बड़े ढेले आपके खेत में होते हैं तो इस समय हवा भी बहुत तेज़ चलती है जी। और हमारे खेत में तमाम प्रकार के लार्वा हैं, प्यूपा हैं, कीड़े मकोड़े आदि उसमें मौजूद रहते हैं। किसान भाइयों, जब आप जुताई कर देते हैं तो पहली तो चीज़ ये है कि हमारे ज़मीन को जो है हवा की भी, वायु की भी ज़रूरत होती है जी। जिससे बढ़िया जो है वायु संचार उसका हो जाता है और आगे चल के जल धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारी मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं, लार्वा आदि हैं, प्यूपा हैं, ये सब मौजूद रहते हैं। इनको चिड़िया है, कौवा है, ये तमाम पक्षी हैं, या वो ऑटोमेटिक धूप से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है आजकल, वो ऑटोमेटिक सब नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ ये है कि खरीफ के समय में आपके खेत में खरपतवार भी होगा, तो इस समय आप जुताई करेंगे तो खरपतवार भी ख़त्म हो जाएगा। और एक जो समय फसल कटने के बाद, अभी जब गेहूं की फसल कटी है उसके बाद में जो धान लगाने का समय है, उसके बीच में आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा। एक तरह से
अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो ओट एक तरह से कुछ समय के लिए मिल जाता है मिट्टी को आराम करने के लिए, अगले चरण में पहुंचने के लिए, नई फसल को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए। किसान भाई, ये जरूरी दिशा निर्देश चल रहल बा। हम तो रउआ सबके बहुत सारा जानकारी भी मुहैया करावे के ई कोशिश हो रहल बा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमरे सगरो श्रोता के आप बताओ जा कि भूमि प्रबंधन यानी खरीफ के जो फसल बा एमन प्रजाति के चयन कैसे की जा, एकरी बारे में बहुत सगरो किसान अछूता बाड़े हैं, उनकी जानकारी नहीं खेबा। कुछ संक्षिप्त बता दें ताकि ये जानकारी हो जाए और मार्केट में जाके वो अच्छा फसल के बीज ले आवें और उत्पादन बढ़ावे के एगो नया प्रयास करें। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तो पहला है कि अभी भी आपके पास समय है, आप हरी खाद के रूप में पहले ढैंचा प्रयोग कर लीजिए जी, क्योंकि यही ढांचा जो है आपके उत्पादन में कहीं न कहीं लाभ करेगा। अभी जैसा कि बात चल रही है फसलों उत्पादन और प्रजातियों की जो बात हो रही है, किसान भाइयों, अगर आप पतला धान डालना चाहते हैं या मीडियम है या मोटा है, तीनों के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने बीज मात्रा की जो है रिकमेंड किया है। जैसे अगर आप पतला धान की नर्सरी डालना चाहते हैं तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको डालना है जी। यदि मीडियम मध्यम आकार का बीज है तो 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना है जी। और यदि मोटा धान आप डालना चाहते हैं तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालने की ज़रूरत है जी। किसान भाइयों, बात आती है कि कितनी एरिया में नर्सरी डाली जाए जी। तो मैं बताना चाहूँगा, यदि आप 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करना चाहते हैं और सामान्य धान आप अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 30 किलोग्राम बीज को आप ले करके 800 से 1000 मीटर स्क्वायर में जो है स्क्वायर मीटर में आप उसकी नर्सरी डाल सकते हैं। 1000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त हो जाएगी आपके पास नर्सरी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम जानना चाहते थे उस सगरो किसान भाई के खातिर ये स्क्वायर मीटर के अर्थ तो वो नहीं के समझ पाई हैं। अगर कई बिस्सा में एयर में बता दिया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगी और वो एक समझ से अपन काम भी शुरू कर दिए। किसान भाइयों, आपको मैं सीधा सीधा ये बताना चाहूँगा, आप जितने भी खेत में धान की रोपाई करना चाहते हैं उसका 1/10वां भाग में जो है आप नर्सरी डाल दीजिए। बस आपको कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत सही बात आप डॉक्टर साहब बताओ गए। जितना भी सुन रहल बाड़े हमरे किसान रेडियो बस्ती के माध्यम से ये प्रोग्राम चल रहल बा भोजपुरिया संगीत जय जवान जय किसान जय विज्ञान। एकरे अंतर्गत आज हमरे स्टूडियो में मौजूद बाड़े जो उनकी कृषि पे ये चर्चा चल रहल बा। जानकारी आप सबके खातिर डॉक्टर दलवीर जी, ये तो बहुत अच्छा के लिए आप बता देनी सर। अब सीधे सीधे इनके चयन के भी बारे में बता दें कि क्या करें। किसान भाइयों, यदि आप सामान्य प्रजातियां लेना चाहते हैं जी तो इस समय आप कृषि विभाग के गोदाम से भी ले सकते हैं। वहाँ पे नरेंद्र 2064 है, लालमती है, सहभागी है और यदि आप तराई क्षेत्र के हैं तो स्वर्णा सबवन है और सामा सबवन, 2 प्रजातियां हम लोगों के यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा यदि आप संकर प्रजाति का चयन करना चाहते हैं तो जो हमारा जनपद है बस्ती जनपद के लिए, यहाँ के लिए 2 प्रजातियाँ जो है सजेस्ट की गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा। वो पहली है 27P63 और दूसरी है एराई 6444। किसान भाइयों, संकर प्रजाति का जब आप चयन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बीज की मात्रा आपकी आधी हो जाएगी। तो बीज जहां आपका सामान्य प्रजाति में 30 किलो प्रति हेक्टेयर लग रहा था, वहीं आप 15 से 20 किलो ही जो है संकर बीज का चुनाव करेंगे और उसी में जो है आप नर्सरी तैयार करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आप बताओ गए कि इनके अपन जरई कैसे डाले के चाहिए, नर्सरी कैसे डाले के चाहिए। आप सब सुन रहल बानी ना, इस जानकारी के सिलसिला तो चली रहल बा, तैयारी भी आप करते रहिए अपन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम जानना चाहते रही अपने सभी किसान भाई के खातिर कि इस समय जैविक खेती के कोनो जमाना रहल की प्रचलन में सबसे ज्यादा रहल। लोग अरहर के खेती करते रहने तो ओकर पत्ती जौन गिरत रहल खेत में, उससे भी खाद एक तरह से तैयार होता रहल। आज कुछ हद तक ढैंचा का प्रयोग कहीं ना कहीं हो रहल बा गाँव में। एक विषय में थोड़ा सा और हम जानकारी लेवे चाहता नहीं। आपके साथ यहाँ उपस्थित हमारे स्टूडियो में बाड़े डॉक्टर कविता यादव जी, जो उनकी फसल सुरक्षा के बारे में इनसे हम श्रोता सबके मिलवा रहल बानी। स्वागत बा आपका ये प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम में स्वागत बा आपका। और ये खेती किसानी के जौन भी प्रोग्राम
हमरे स्टूडियो से चल रहा बा। एमन फसल सुरक्षा के बारे में हमरे सब किसान भाई के कुछ न कुछ आप भी बताएं ताकि वो अपने फसल के आय के दोगुना करे में एक कदम बढ़ा दें। जैसा कि किसान भाइयों पहले डॉक्टर दलवीर यादव ने बताया जी कि इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, और ये एक तरफ से कृषि की जवानी का टाइम चल रहा है जी। तो इसमें बहुत सारे रोग, जैसे धान की खेती होती है उसमें बहुत सारे रोग भी लगते हैं, कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं जी। और अलग से इन रोगों का कैसे उपचार किया जाए जानेंगे तो किसान भाई हमारे ये सबसे पहले। इन रोगों का उपचार हम जैसे जैविक खाद द्वारा कर सकते हैं जी, या जैसे कि धान में बहुत सारे रोग लग जाते हैं जी प्राइमरी स्टेज में, सीडलिंग स्टेज में जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो जी। उसमें खैरा रोग लग जाता है, जी। बैक्टीरियल ब्लाइट लग जाता है जी। और बहुत सारे जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की भी कमी हो जाती है, जिनमें से खैरा रोग एक है। जैसे किसान भाई देखते हैं कि जब वो सीडलिंग तैयार करते हैं तो उससे 5-6 दिन बाद जो है हमारी जो छोटे छोटे उसमें सीडलिंग तैयार हो जाती है, फिर उसमें पीले रंग की पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। हाँ। तो किसान भाई उसको समझते हैं कि ये कोई फफूंदी रोग है या कोई जीवाणु वाला रोग है। ऐसा नहीं है, वो एक पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है, जिस जिंक सल्फेट की वजह से हो जाता है। तो किसान भाई इसका उपचार 5 केजी जिंक सल्फेट और 20 केजी यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करने से प्रति हेक्टेयर छिड़काव करने से इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं जी। हाँ। उसके बाद में हमारा दूसरा रोग आता है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसे हम सामान्य भाषा में चितकबरा रोग कहते हैं जी। जो बैक्टीरिया होता है ये हमारा 3 टाइप से होता है जी। ये हमारा पहले विल्टिंग कॉज करता है, जब हमारी प्राइमरी स्टेज होती है, सीडलिंग होती है, तो उसमें वो विल्टिंग कॉज कर देता है। उसका भी सिम्टम्स हमारा जिंक की तरीके का ही, जैसे जिंक पोषक तत्व की कमी हो जाती है जो दिखाई देता है, सेम उसी तरीके का दिखाई देता है। मतलब उसमें नीचे से जो हमारा सीडलिंग जहाँ से तैयार होती है उसके बीच का जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो वहाँ से एकदम सूख जाता है और धीरे धीरे पत्तियों की ओर बढ़ने लगता है। तो किसान भाई ये समझते हैं कि वो खैरा की वजह से हो गया है, तो वो लोग कंफ्यूजिंग में खैरा वाला रोग वो डाल देते हैं। तो उस रोग को आप पहचानिए, उसमें आपको बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करना है। उसके बाद में अगर मान लीजिए वो रोग वहाँ पर रुक जाता है, तब जब हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके बाद में ये आफ्टर 1 मंथ के बाद ये रोग दिखाई देने लगता है। फिर ये हमारे पूरे पौधे को समाप्त कर देता है, लीफ को भी समाप्त कर देता है और धीरे धीरे हमारे सीड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हमारा फसल उत्पादन कम हो जाता है। बहुत बेहतर जानकारी किसान भाई, कतई न भूली खैरा रोग के बारे में, एक उपचार के बारे में। और देखिए सही बात तो ई बा, हम तो मतलब गुरु के साथ आप जुड़ चुकल बानी। ये भी बतावे चाहते थे कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर दलवीर जी हैं और डॉक्टर कविता जी एक फसल सुरक्षा के बारे में जौन भी जानकारी दे रहल बानी ना, हमों के कुछ भ्रम लगता कि वाकई में अगर पियरका हम रोग देख करे खैरा के रोग का दवाई डाल दे तो असर तो कुछ और होगी, बीमारी बचल रही, आगे जाके ये बहुत भयावह बीमारी हो जाई और पूरे खेत के खत्म कर दी, आपका आर्थिक दृष्टि से आप विकलांग हो जाए। इसी ज्यादा हम नहीं के कुछ कहा। और थोड़ा से और ही जानकारी हम लेवे चाहता नहीं डॉक्टर कविता जी से। जी हाँ डॉक्टर साहब, बता दिल जा किसान भाई की और कौन कौन रोग बा जो की आय कम करे में मदद करेला। किसान भाइयों, जैसे कि हमने पहले भी 2 रोग के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं जी। अब जब हमारा प्लांट ट्रांसप्लांटिंग हो जाता है, जब ये खेत में लग जाता है, तो फिर इसके बाद में 1 महीने के बाद या हो सकता 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद या फिर आपको भूरे धब्बे दिखाई देने लगेंगे जी। जैसे हमारी लीफ होती है बीच में, जब जो नीचे वाली सबसे लीफ होती है आप उसमें देखेंगे कि ब्राउन से स्पॉट पड़ने लगे हैं, भूरे धब्बे आने लगे हैं, वो ओवल शेप में होंगे, मतलब अंडाकार रूप में होंगे। ये हमारा भूरे धब्बेदार रोग होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अभी से जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो जब ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे पूरी पत्तियों को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके कारण हमारा जो बीज है अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है जी। और दूसरा रोग हमारा आता है ब्लास्ट का। ये भी एक हमारा फफूंद का ही रोग होता है, जो जैसे इसमें पौधे की कुछ पत्तियां होती हैं जो एकदम, जैसे इसका नाम है ब्लास्ट या झोंका रोग जी। तो झोंका मतलब पूरी तरीके से पौधा खत्म हो जाता है। जब ये फफूंद पौधे पर आक्रमण करता है तो तने पर भी रहता है, लीफ पर भी रहता है और
इसका इफेक्ट बाद में बीज तक भी आ जाता है और उसमें हल्के हल्के से, अब जैसे कि हमने बताया कि भूरे धब्बे का जो रोग होता है वो अंडाकार रूप में होता है, लेकिन ये अंडाकार रूप में ना होके हर जगह थोड़ा थोड़ा छितरा टाइप से, आपको जैसे लगेगा कि चितकबरा, जैसे हमारा प्लांट बड़ा रोगी हो गया, घिनौना सा हो गया, आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी रोग हमारे पौधे के लिए, हमारे धान के लिए बहुत ही खराब होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, जिससे कि हमारी आमदनी दुगनी नहीं होगी या फिर बहुत कम होगा जी। और अभी तक बात हो गई पोषक तत्व की कमी से, बैक्टीरिया जो जीवाणु हमारा होता है जिसको हमने बैक्टीरियल ब्लाइट अभी बताया, उसके बाद में भूरे धब्बे का रोग, फिर ब्लास्ट का रोग, ये फफूंद हो गए। अब हमारा वायरस भी इस पौधे पर आक्रमण करता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, ये बीमारी के लक्षण तो बहुत ही सही बा और किसान भाई निश्चित रूप से अब तो पहचान ली हैं, लेकिन एक उपचार भी पता दिया जाए, एक खत्म कैसे किया जाए। जो हमारे फफूंद वाले रोग होते हैं उन्हें हम फफूंदी नाशक से मारा जा सकता है। जैसे सेरेसान को 2 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज हेक्टेयर की दर से बीज उपचार करके नियंत्रण पाया जा सकता है जी। और डायथेन जेड जी 78 जिनेब के 0.25% घोल का छिड़काव करके पूरे धब्बे वाले रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, यदि ये लीफ पर पत्तियों पर आ चुका है तब। अन्यथा हम बीज का उपचार करेंगे और जब हमारा पत्तियों पर आ जाएगा तो डायथेन जेड 78 से करेंगे। बहुत बहुत जानकारी ये उपचार का आप बताओ गए हमरे सगरो किसान भाई के, और निश्चित रूप से हम तो जानता थी कि समझ में आ ही गई हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे बानी 8 बजे से 9 बजे तक चले वाला ये प्रोग्राम जय जवान जय किसान जय विज्ञान भोजपुरिया संगीत में। ये जानकारी हम तो आप सबकी दे रहल बनी और जुड़ल रही गुरु के साथ 90.4 FM पर। आई चली एगो भोजपुरिया बहार सुन लिहल जा। मन मनसाइन तो हम कर रहल बनी अपने डॉक्टर साहब के पसंद के ई गाना है, आई सुनी। बम बम भोलेनाथ की मस्ती बनल रहे हमनी के ई भंग चकाचक जमल रहे तर रहे रंग चौड़े से दुनिया जरे दागिन दिनक दिन दिनक दिन तागिन तिनक दिन तिनक दिन धागिन दिनक दिन दिनक दिन तागिन तिनक दिन दिनक दिन हाय 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 तनी हाली हाली तनी जोर लगा के तनी हाली हाली तनी जोर लगा के तनी घिस घिसा के तनी पीस पिसा के तनी रगड़ रगड़ के पियर धुतिया मलमल के चोलिया पियर धुतिया मलमल के चोलिया मुंह में मगहिया पान आई हो दादा गोर की पतर की मरलस जान आई हो दादा गोर की पतर की मरलस जान पियर धुतिया मलमल के चोलिया मुंह में मगहिया पान आई हो दादा गोर की पतर की मरलस जान आई हो दादा ओ दादा गोर की पतर की मरलस जान अरे हंसे तो महुआ बरसे यौवन रस से भरल गगरिया देखी के जियरा तरसे देखी के जियरा तरसे ओ घुंघटा से दुई झाके नयनवा घुंघटा से दुई झाके नयनवा मारे करे जुआ पान आई हो दादा गोर की पतर की मरल सजान आई हो दादा ओ दादा गोर की पतर की मरल सजान पियर धुतिया मलमल के चोलिया मुंह में मगहिया पान आई हो दादा गोर की पतर की मरलस जान आई हो दादा ओ दादा गोर की पतर
की मरल सजा। लहर लहर लहराए चुनरिया, लहर लहर लहराए चुनरिया, चमके रे गोटा किनार, चमके चमके रे गोटा किनार। चुनरी में डोले गोरी के देहिया, जैसे चमेली के डार, हाँ जैसे चमेली के डार। दांतन से कस धई के अचरवा, दांतन से कस धई के अचरवा, मारे ले हंसी हंसी जान। आई हो दादा गोर की पतर की मरलस जात, आई हो दादा, हो दादा गोर की पतर की मरलस जात। पियर धुतिया मलमल के चोलिया, पियर धुतिया मलमल के चोलिया, मुंह में मगहिया पान। आई हो दादा गोर की पतर की मरल सजा, आई हो दादा, ओ दादाजी गोर की पतर की मरल